हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यार अपन इरोडो हिट लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1.129 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग का वर्क डन या स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसको दो तरीके से करेंगे ना। पहला मेथड फंडामेंटली किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, एक तो वो। दूसरा, हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग या फिर इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो उसको बोल रहे हैं, जैसे स्टिफनेस बोला है तो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग से भी हम इसको सोल्व करेंगे। हालांकि सेकंड वाला मेथड है उसमें वो आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्प्रिंग स्प्रिंग का अगर के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो तुरंत सोल्व हो जाएगा। बट हम बेसिक आइडिया क्या है मैं तुम्हें पहले बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंदी होगा, बट दोनों मेथड आने चाहिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। पहला मेथड ये है कि भाई स्प्रिंग हमें दे रखी है कि दो स्प्रिंग है सीरीज में। हम ये बोलेंगे दो स्प्रिंग है सीरीज के अंदर और उनके स्टिफनेस K1 एंड K2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 दे रखा है। फाइंड द मिनिमम वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय डेल्टा एल। कि मिनिमम कितना काम करना पड़ेगा अगर इसको डेल्टा एल तक स्ट्रेच करना है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है। इनिशियल नेचुरल लेंथ इनकी मान लो N1 L1 एंड L2 है। तो मैं इस ओपन एंड को पकड़ के खींचना स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे धीरे धीरे फोर्स बढ़ाता जाऊंगा खींचने का, स्प्रिंग्स एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टाइम पर मैं फोर्स खींचते खींचते अगर मैं फाइनल इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, समझ में आ गई बात? जिस समय मैं जिसको डेल्टा एल एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, इस समय पर पहुंचने पर मैं उसको रोक दूंगा कि मुझे टोटल एक्सटेंशन कितना लेना है, टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल लेना है। तो जब मैं यहाँ पर पहुंचा, मैंने एक्सटेंशन रोक दिया। उस समय मान लो हमें एफ नोट फोर्स लगा करके रखना पड़ रहा है इसको रोक के रखने के लिए, कि जैसे मैं फोर्स छोड़ूंगा फिर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेंगे तो अंदर आ जाएंगे। इस समय दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हैं। इसकी लेंथ L1 थी, ये L1 से कुछ डेल्टा L1 तक जा चुकी है। इसका लेंथ कुछ डेल्टा L1 एक्सटेंड हो चुका है। ये वाली स्प्रिंग जो थी L2 लेंथ की थी। तो जैसे L2 लेंथ की थी ना, इस लेंथ को अगर मैं देखूं तो ये इस यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है फिलहाल। तो यहाँ से L2 लेंथ तो यहीं तक खत्म हो गई। अब ये L2 लेंथ यहाँ तक खत्म हो गई, तो ये एक्स्ट्रा जो है ये इसमें एक्सटेंशन है। समझ में आ गई बात? तो जो L2 लेंथ ये थी, उस L2 लेंथ यहाँ तक थी इसकी L2 लेंथ। अब ये जो एक्स्ट्रा खींची हुई है ये इसका एक्सटेंशन है, दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। अब दोनों स्प्रिंग बराबर खींचेंगी ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, बट हमें ये पता है कि दोनों में जो भी एक्सटेंशन आएगा ये इसको आगे डेल्टा L1 बढ़ा देगी, ये डेल्टा L2 बढ़ा देगी, और टोटल मिलकर के डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल। समझ में आ गई क्या बात? तो टोटल जो एक्सटेंशन बनेगा स्प्रिंग्स का, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। टोटल एक्सटेंशन डेल्टा L1 यहाँ से बढ़ा और डेल्टा L2 ये वाली लेंथ बढ़ी, और टोटल स्प्रिंग्स की मिला करके डेल्टा एल लेंथ बढ़ जाएगी। इसको हम टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, स्प्रिंग 1 एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग 2 एक्सटेंडेड है, दोनों अपनी लेंथ से खिंची हुई हैं। तो वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए ये वाली स्प्रिंग भी अपने दोनों एंड्स को अंदर की तरफ खींच रही होगी, और ये वाली स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स को अंदर खींच रही होगी। इधर से अंदर आ सकती है, पॉसिबिलिटी होगी उधर से अंदर आ जाएगी। लेकिन अभी हमने पकड़ के रखा हुआ है तो कोई भी अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं जा सकती, दोनों स्ट्रेच्ड रहेंगी। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को ये वाली स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है, ये वाली स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है। साथ ही साथ ये जो जंक्शन जिसको मैंने पकड़ के खींचा है, उसको हम एफ एक्सटर्नल से एफ नोट से फोर्स लगा कर खींच रहे हैं, और ये अंदर की तरफ स्प्रिंग सेकंड वाली स्प्रिंग खींच रही है। मान लो स्प्रिंग स्प्रिंग 1 में टेंशन FS1 है और स्प्रिंग 2 में एक्सटेंशन FS2 है, सॉरी टेंशन। इस जंक्शन की बात करूंगा तो भाई देखो, जंक्शन जो है स्प्रिंग्स मासलेस है, इन पर नेट फोर्स जीरो होगा। ये जंक्शन भी मासलेस है, मासलेस जंक्शन पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। F इक्वल टू एम, एम जीरो है तो चाहे एक्सलेशन जो मर्जी हो, नेट फोर्स तो जीरो रहेगा उस चीज पर। तो इस जंक्शन पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए इधर वाली स्प्रिंग अंदर की तरफ खींच रही है। मान लो FS2 फोर्स लगाया उसने अपनी तरफ, इसमें FS1 टेंशन थी तो ये अपनी तरफ खींचेगी FS1 से, और इस पर नेट फोर्स जीरो होना है तो दोनों फोर्सेज को बराबर होना पड़ेगा। इसमें अगर एक्सटेंशन डेल्टा एल बना है तो स्प्रिंग का फोर्स KX होता है, अगर एक्स उसमें एक्सटेंशन है नेचुरल लेंथ से या कंप्रेशन है तो। यहाँ पे एक्सटेंशन डेल्टा L1 हमने लिया, तो इसका स्प्रिंग फोर्स FS1 तो बनेगा K1 डेल्टा L1, इस पर इसके स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। तो K1 डेल्टा L1 और इसके लिए लिखूंगा तो मैं K2 डेल्टा L2। ये दोनों के एक्सटेंशन की वजह से आने वाले फोर्सेस K1 डेल्टा L1 और K2 डेल्टा L2। टोटल एक्सटेंशन जो बनेगा वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 बन जाएगा। इस वाले जंक्शन पे देखूंगा तो ये भी जंक्शन तो मास लेस ही था। मैंने एफ नोट पकड़ के खींच रखा है, इसमें स्प्रिंग अंदर की तरफ जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है। ये मूविंग भी होंगे ना ये पार्ट, तो भी इन पर नेट फोर्स जीरो होगा, मास लेस जंक्शन है। अभी तो खैर वैसे भी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरफ की फोर्स वैसे भी बराबर होनी चाहिए। इस पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स बराबर हो, जितना फोर्स हमने खींचा और इस पॉइंट को जितना स्प्रिंग अंदर खींच रही है वो दोनों फोर्सेज बराबर होंगी FS2 एफ नोट के बराबर। यानी कि तीनों ही फोर्सेज एफ नोट के बराबर है। तो तीनों फोर्सेज आपस में, स्प्रिंग इसमें जो टेंशन है, इसमें जो टेंशन है वो एफ नोट तीनों, जो मैं बाहर से फोर्स लगा के रखा वही टेंशन दोनों के अंदर है। सीरीज में टेंशन क्योंकि सेम रहती है, ठीक है। और वो इसी वजह से रहती है क्योंकि जंक्शन मासलेस होता है। तो या फिर इक्विलिब्रियम में है जंक्शन तो दोनों तरफ बराबर खींच रहा होगा, यानी कि दोनों स्प्रिंग बराबर फोर्स लगा रही होंगी। तो सीरीज में टेंशन क्या रहती है स्प्रिंग्स में, सेम रहती है मासलेस स्प्रिंग्स में। अब देखो, एफ नेट जीरो होगा, FS1 FS2 के बराबर होगा, और FS2 खुद एफ नोट के बराबर है। तो तीनों के तीनों फोर्सेज एक तरीके से बराबर है, हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ के अगर दोनों फोर्सेज बराबर हैं तो K1 डेल्टा L1 और K2 डेल्टा L2 इक्वल होगा। इसमें K1 इंटू डेल्टा L इसका फोर्स, K2 डेल्टा L2 इसका फोर्स। डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इनके एक्सटेंशन हैं दोनों स्प्रिंग्स के। तो यहाँ से डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का रेशियो आ जाएगा,
तो इधर ले आएंगे तो K2 बाई K1 इसका एक्सटेंशन का रेशियो आ गया, और डेल्टा L1 डेल्टा L2 इंडिविजुअल एक्सटेंशन का रेशियो। टोटल डेल्टा L है L1 डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ध्यान से सुनो, दो चीज़ें हैं डेल्टा L1 और डेल्टा L2, दो नंबर हैं A प्लस B, उनका टोटल सम पता है हमें, उनका रेशियो पता है। हमें ये पता है कि टोटल सम उनका डेल्टा L है, लेकिन उनका रेशियो K2 बाई K1 है। मान लो कोई भी दो चीज़ें 2:1 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जितने भी पार्ट हुए होंगे उसके दो हिस्से इसमें है और एक हिस्सा इसमें, ऐसे बोल दूं कि दो हिस्से और एक हिस्से, वो हिस्से ही तो बताते हैं रेशियो कि इतना फ्रैक्शन इसमें है, इतना फ्रैक्शन इसमें। तो मैं मान लूँ कि दो हिस्से इसमें एक हिस्से इसमें, तो टोटल हिस्से कितने हैं? 3। तो मैं बोल दूँ कोई भी चीज़ का अगर 2:1 में बांटा गया तो टोटल 3 के दो हिस्से इसके पास है, तो 2/3 यहाँ पर, और 3 का एक हिस्सा यहाँ पर है, तो 3 का 1/3। समझ में आ गई बात? तो मान लो तुम्हारा नंबर ए था, उसको 2:1 में डिवाइड किया तुमने, तो 2:1 में डिवाइड किया तो ए के 3 हिस्से होंगे, तो A/3, तीन तीन हिस्से हो गए बराबर। उसके दो हिस्से इसके पास हैं, तो इंटू 2, और 1 ये वाला निकालने के भाई इसके पास कितने हैं, तो A/3, एक हिस्सा इतना आ गया, इसके पास एक हिस्सा है, तो A/3 इंटू 1। वैसे ही डेल्टा L1 और डेल्टा L2 K2 बाई K1 के हिस्सों में बटे हुए हैं, कि K2 हिस्से डेल्टा L1 के पास हैं, K1 हिस्से डेल्टा L2 के पास हैं। तो टोटल हिस्से कितने होंगे? K1 प्लस K2। तो टोटल लेंथ जो डेल्टा L है उसके कितने हिस्से हो रखे हैं? K1 प्लस K2 टोटल हिस्से। तो नीचे डेल्टा L के नीचे कितना आ जाएगा? K1 प्लस K2, इतने टोटल हिस्से हो रखे हैं, तो एक हिस्सा इतने लेंथ का होगा। अब इसके पास कितने हिस्से हैं? K2, तो K2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सबसे आसान तरीका है इसको सोल्व करने का, समझ में आ गई? वरना तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है भाई। डेल्टा L1 की वैल्यू L2 की डेल्टा L2 के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखो, सॉरी क्वाड्रेटिक तो क्या बनेगी, डेल्टा L1 की वैल्यू लिखो यहाँ पर डेल्टा L2 के फॉर्मेट में, और फिर डेल्टा L2 ऐसे कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब तो डेल्टा L1 आ गया, K2 डेल्टा L अपन K1 प्लस K2। वैसे ही डेल्टा L2 के पास K1 हिस्से हैं, तो टोटल हिस्से K1 प्लस K2, तो डेल्टा L के टोटल हिस्से कर दे डेल्टा L अपन में K1 प्लस K2 इंटू किसके कितने हिस्से हैं इसके पास? K1 हिस्से। तो डेल्टा L2 बन जाएगा K1 डेल्टा L अपन में K1 प्लस K2। तो दोनों डेल्टा L आ गए, ठीक है, दोनों डेल्टा L आ गए। अब मैं बात करूँ कि भाई इसमें एक्सटेंशन कितना है और इसमें, दोनों में एक्सटेंशन हमें पता चल गया, और क्योंकि ये सीरीज में थे तो दोनों एक्सटेंशन इक्वल होंगे, सॉरी दोनों एक्सटेंशन ही, दोनों में टेंशन इक्वल होगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 टोटल डेल्टा L होगा। अब ध्यान से सुनो, हम इससे आगे दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, या तो पोटेंशियल को इंक्लूड करें या फिर वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो जंक्शन है ना बेटा, इस जंक्शन पर नेट वर्क डन क्या होगा? 0 हो। इस जंक्शन पर भी नेट वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ये मासलेस जंक्शन है। और वैसे भी इनिशियली रेस्ट में थे, फाइनल रेस्ट में थे, अगर मास भी होता तो भी हम लिख सकते थे टोटल वर्क डन इस जंक्शन पर और इस जंक्शन पर बराबर 0 होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने जो भी एक्सटेंशन एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको खींचा, उनसे दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, और वो एनर्जी इनकी स्ट्रेच होने की एनर्जी में जो मैंने काम किया वो इनके स्ट्रेच होने में ही गया, कहीं काइनेटिक एनर्जी में तो गया नहीं है। तो जो भी मैंने एफ एक्सटर्नल का काम किया वो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। समझ में आ गई बात? तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल पोटेंशियल स्प्रिंग्स की टोटल कितनी और इनिशियल कितनी थी? इनिशियल तो जो थे दोनों की दोनों स्प्रिंग्स वो क्या थी? अनस्ट्रेस्ड थी। तो इनिशियल एनर्जी तो जीरो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग्स अनस्ट्रेस्ड थी, और फाइनल एनर्जी जो भी स्प्रिंग्स की है वही एनर्जी आ जाएगी। तो स्प्रिंग की फाइनल एनर्जी, या फिर दोनों के लिए मैं अलग से कि स्प्रिंग 1 के लिए अलग से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दूं, स्प्रिंग 2 में अलग से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला लगा दूं, या तो मैं दोनों में पहले फाइनल दोनों की लिखूं फिर इनिशियल दोनों की लिखूं माइनस कर दूं, या फिर दोनों में अलग अलग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का लगा दूं। ये मैंने दोनों में पोटेंशियल में चेंज इन एनर्जी जो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल जो स्प्रिंग जो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होता है, दोनों के एक्स इनिशियल जीरो थे तो जीरो हो जाएगा, और एक्स फाइनल डेल्टा L1 डेल्टा L2 थे K1 K2, तो हाफ K1 डेल्टा L1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 डेल्टा L2 स्क्वायर। K1 और K2 की वैल्यू हम रख देंगे इसमें, क्या करेंगे K1 और K2 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर साथ में डेल्टा L1 डेल्टा L2 की वैल्यू पर जो कैलकुलेट करी वो रख देंगे। इसमें K2 स्क्वायर और K1 स्क्वायर बना, यहाँ से हाफ K1 और यहाँ पर K2 की एक पावर तो बाहर आ ही सकती है, क्योंकि हाफ K1 और K2 है यहाँ पर, K1 की यहाँ से एक पावर, तो दोनों जगह से हाफ K1 K2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और नीचे K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, और डेल्टा एल कॉमन स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर, तो हाफ K1 K2 अपन में K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर K2 की पावर 2 थी, एक K2 बाहर लिया हमने, तो K1 K2 बच गया यहाँ पर K1 की पावर 2 थी, एक K1 बाहर आ गया, तो यहाँ पर K1 बन गया। इन दोनों में से जब ये चीज़ कॉमन आ गई तो अंदर K2 प्लस K1 बच गया। ठीक है, K2 प्लस K1 की एक पावर यहाँ से कट जाएगी, और ये बन जाएगा हाफ K2 K1 अपन में K1 प्लस K2 डेल्टा एल स्क्वायर। दूसरा मेथड जो मैंने बताया था कि आसान होगा, इस स्प्रिंग्स का इक्विवेलेंट के निकाल लो कि भाई ये दोनों स्प्रिंग कितने के इक्विवेलेंट के बराबर काम करेंगे। तो सीरीज में जो फॉर्मूला होता है हम के इक्विवेलेंट का पढ़ते हैं और डिराइव करते हैं क्लासेस में, 1/k इक्विवेलेंट K1 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये K2
प्लस K1 अपॉन में K1 K2, ये 1 बाई के इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो के इक्विवेलेंट K1 K2 अपन K1 प्लस K2, तो इसको एक स्प्रिंग से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। इसको एक स्प्रिंग मानी जा सकती है इतने के इक्विवेलेंट का। अगर इस एक स्प्रिंग में तो टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल है, तो सीधे एक स्प्रिंग पर लगा दे, जो भी हम काम करेंगे एफ नोट का, एक्सटर्नल फोर्स का, वो किस में जाएगा, इनकी स्टोर एनर्जी में चला जाएगा। समझ में आ गई बात। अब तुम दिमाग में दिक्कत ये होती है कि अगर हम एफ नोट फोर्स लगा करके डेल्टा एल खींच रहे हैं, तो हमने वर्क डन तो एफ नोट इंटू डेल्टा एल किया, तो उसमें एनर्जी स्टोर जो हो रही है, या फिर हमने जो वर्क डन करा, फिर यहाँ से अलग क्यों आ रहा है। देखो हमने इसको बिल्कुल एकदम से एफ नोट फोर्स लगा करके नहीं खींचा, अगर एफ नोट फोर्स लगा करके खींचते तो यहाँ पर रुकता ही नहीं, ये और भी आगे जाता। समझ में आ गई बात। लेकिन हमने क्या करा है कि धीरे धीरे फोर्स लगा बढ़ाने, जैसे जीरो फोर्स लगाया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, हल्का सा फोर्स बढ़ाया तो एक्सटेंशन आया, फिर और फोर्स बढ़ाया, फिर एक्सटेंशन, फिर और फोर्स बढ़ाया, तो इसको नियरली इक्विलिब्रियम में रखते रहते, यानी कि इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना आए, ऐसा गेन करते करते फाइनली यहाँ पर जाकर रुके, जहाँ पर खुद एफ नॉट के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। तो हमने धीरे धीरे फोर्स बढ़ाया और यहाँ पर आकर के हम वैसे ही रुक गए, क्योंकि स्लोली चल रहे थे, इस पॉइंट पर आकर के हम रुक गए। तो जो के इक्विवेलेंट बनेगा वो हमें पता चल गया। तो स्प्रिंग में, इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हमने लिख दी, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बन जाएगा हाफ के इक्विवेलेंट एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। के इक्विवेलेंट का एक्स फाइनल है डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये बन जाएगा हाफ K1 K2 अपन K1 प्लस K2 इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।